नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में था। वो अपने 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले की संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस पूरे सिंडिकेट और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल किया गया है, जो आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। 6 जुलाई को मध्यरात्रि के कुछ देर बाद थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सीमा पार के नेटवर्क के साथ सहयोग करने वाले एक स्थानीय जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद शमशेर, ग्राम मिल्की खानपुर, तारापुर थाना का है। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और देसी पिस्तौल बरामद हुई है। और मुख्य रूप से जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है। उनसे ये संपर्क में थे और इनके 2 और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में लगातार अनुसंधान भी किया जा रहा है। अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। अरुण, पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के कनेक्शन वाला है शख्स कौन, क्या जानकारी इसके बारे में? जी, मैं बताते चलूं कि जो इन्फॉर्मेशन है, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनके इलाके में एक पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले एक शख्स की विषय में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे जो है गिरफ्तार किया। उसके पास से एक पिस्टल मिला और उसके मोबाइल में पाकिस्तान से जो है कई नंबर मिले हैं। साथ में मैं बताते चलूं कि ये शख्स जो है वो मुंबई में था पहले, और मुंबई से ही पाकिस्तान से उसकी कनेक्शन हुई। और उसके बाद जब मुंबई में पुलिस की दबिश बढ़ी तो वहां से भाग के ये वापस अपने जगह पे आ गया था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस का जो कहना है वो साफ साफ कहना है कि ये अपने गैंग के साथ मिलकर किसी आतंकी घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे दबोच लिया। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पटना जिले के लहसुना थाना क्षेत्र के बांसडीह गांव में पति पत्नी ने एक साथ सुसाइड कर ली। आत्महत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान बांसडीह निवासी टोनी कुमार और उनकी पत्नी सलोनी कुमारी के रूप में हुई है। ये घटना की सूचना मिलने पर लहसुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक पुलिस जानकारी के अनुसार दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। हालांकि इसके पीछे कारणों को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। आत्महत्या की घटना से सनसनी, लेकिन अभी तक वजह नहीं पता चल पाया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और यहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना है, उसको सूचना मिली कि बांसडीह मुसहरी गांव में एक लड़का टोनी पासवान और उसकी पत्नी सलोनी कुमारी आत्महत्या कर लिए हैं। तो घटनास्थल का मुआयना किया गया तो पाया गया है कि ये दोनों रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए हैं और इन लोगों का शादी करीब 2 माह पहले ही हुआ था। और उस समय, घटना के समय बताया जाता है कि घर के लोग बाहर काम करने गए हुए थे। जब शाम में लौटे तो देखे कि रूम में फांसी लगाए हुए हैं और इस संबंध में एफएसएल को सूचित किया गया है। देखिए, यहाँ पर पटना का ये मामला है। पटना जिले के लहसुना थाना क्षेत्र के बांसडीह गांव का यहाँ पर पति और पत्नी ने एक साथ सुसाइड कर ली है, लेकिन आखिर सुसाइड क्यों की है इसका अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। आत्महत्या की घटना से इलाके में सनसनी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों की पहचान बांसडीह निवासी टोनी कुमार और उनकी पत्नी सलोनी कुमारी के रूप में हुई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत, पति पत्नी ने एक साथ सुसाइड कर लिया, क्या अभी तक कुछ कारण स्पष्ट हो पाया है? जी देखिए, अभी जिस तरह से पुलिस से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो परिवार के सदस्यों से बात हुई है उससे ये पता चला है कि 6 महीने पहले जो है शादी हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी में काफी विवाद चल रहा था। आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। परिवार के सदस्य उन्हें समझा रहे थे और वो उस विवाद को समाप्त होने की बात भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है जो कल की घटना हुई
दोनों कमरे में बंद पाए गए और झूलते हुए फांसी के फंदे में नजर आए। उनकी माँ, जो लड़के की माँ है, वो खेत में काम करने गई हुई थी। जब लौट करके आई तो उन्होंने दरवाजा बंद देखा और जब खिड़की से देखा तो वो सामने जो है पंखे पे झूलते हुए नजर आए। दोनों के शव को ग्रामीणों ने जो है दरवाजा तोड़ करके जो है निकाला, पुलिस को सूचना दिया और पुलिस पहुंची है। मामले की जांच की, एफएसएल की जांच भी कराई है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो है अभी यही सामने आ रहा है कि आपसी विवाद था और उसी विवाद की वजह से एक दूसरे ने फांसी लगाया। जी, और प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? प्रशासन ने यही कहा है कि अभी जांच किया जा रहा है। जांच में जो बातें सामने आती, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो जाहिर सी बात है कि दोनों ने अंदर से फांसी लगाई है। पहले एक ने, फिर दूसरे ने फांसी लगाई है। तो ये जो है एक विवाद का मामला, आपस पति पत्नी के विवाद का मामला है और उसी में फांसी लगाने की बात अभी फिलहाल सामने आ रही है। जी ठीक है अमरजीत, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत का मामला गहराता जा रहा है। इस बीच दो ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसने बीडीओ मनोज कुमार को और भी गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वायरल हो रहे इन फुटेज में कुछ लोग एक महिला को जबरन घसीटते हुए गाड़ी में बैठाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित बीडीओ के आवास पर उनकी पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा था। इस घटना के बाद मृतका के भाई राजकुमार ने मिठनपुरा थाने में बीडीओ मनोज कुमार और उनके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाई का आरोप है कि बीडीओ का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध था और 10 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उनकी बहन के साथ मारपीट कर जहर देकर उसकी हत्या की गई। मोतिहारी में शराब पार्टी का खुलासा हुआ है। शराब पार्टी कर रहे 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंजरिया थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई, गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान एक्शन लिया गया है। देखिए, मोतिहारी का मामला है, शराब पार्टी का यहां पर खुलासा हुआ है जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंजरिया थाना इलाके में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान यह एक्शन लिया गया है। खबर सिवान से है, जहां मैरवा थाना पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने चर्चित दीनानाथ चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी बुलेट कुमार के घर पर न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की जब्ती की बड़ी कार्रवाई की है। यह पूरी कार्रवाई मैरवा थाना क्षेत्र के बेदौली गांव में भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी की मौजूदगी में कानूनी नियमों के तहत की गई। गौरतलब है कुछ समय पहले जमीन विवाद को लेकर दीनानाथ चौहान की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बुलेट कुमार और रोशन कुमार को मुख्य आरोपी बनाया था, जो घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने आरोपी बुलेट कुमार के घर में कुर्की जब्ती की। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अब बांकीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने पर खाली हुई पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि पीके की एंट्री से महागठबंधन में दरार नजर आने लगी है, क्योंकि आरजेडी ने इस सीट पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। रेखा गुप्ता आरजेडी उम्मीदवार होंगी, तो वहीं कांग्रेस ने भी यही यहां पर कैंडिडेट उतारने के संकेत दे दिए हैं और नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सवाल यह है कि बांकीपुर में किसके बीच मुकाबला होने जा रहा है। पटना सेंट्रल का बेहद प्रतिष्ठित और वीवीआईपी सीट बांकीपुर। बीजेपी की परंपरागत माने जाने वाली इस सीट से नितिन नवीन लगातार जीतते रहे थे, पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और फिर उनके राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद से यह सीट खाली हो गई थी। अब 30 जुलाई को यहां विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक होने की उम्मीद है। क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में खुद मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता
बिहार में एमएलए बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने और हटाने के लिए नहीं, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पर उनके सामने अब एक विकल्प है, उस विकल्प के पक्ष में वो खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कल तक कांग्रेस के नेता पीके को समर्थन देने की वकालत कर रहे थे, तो अब पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। जबकि महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी ने तो उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। रेखा गुप्ता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। पार्टी ने फिर से विश्वास किया है और इस बार वो विश्वास पर पूरी तरह से खड़ी उतरूंगी और इस बार जीत कर आऊंगी। अगर इंडिया गठबंधन का कोई दल बिना सहयोगी दलों से बातचीत किए उस पर अपना दावा कर रहा है या अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन से अलग है, वो बाकी दलों को महत्व नहीं दे रहा है। तो हम वैसे किसी सहयोगी को महत्व देने के लिए विवश नहीं है, मजबूर नहीं है। बयानों से साफ है, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों में सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। 6 जुलाई से नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस आरजेडी में भिड़ंत पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। सुनिए। बांकीपुर में विपक्ष की लड़ाई भाजपा से नहीं, आपस में है। जन सुराज अलग उम्मीदवार उतार रहा है, राजद अलग दावा कर रहा है और कांग्रेस भी मैदान में उतरने की बात कर रही है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव तो यूरोप के यात्रा पे चले गए और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही बिखरी हुई है। दोनों में सिर्फ फिटौवल चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष की लड़ाई एनडीए से नहीं बल्कि उनकी आपस में ही है। ऐसे में बिखरे विपक्ष पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। अब जनता किस पर भरोसा करेगी, ये तो 3 अगस्त को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। पर चुनावी ताल जिस तरह से हर कोई ठोक रहा है, उससे यही सवाल उठ रहे हैं कि बांकीपुर में किसके बीच होगा मुकाबला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की ओर से देश भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सड़क और पार्क का नाम किया जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखंड भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले युग पुरुष भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण पार्क और सड़क का निर्माण एवं नामकरण किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पटना के बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एकता और अखंडता के प्रतीक थे। चाहे धारा 370 हो, 35A हो, और उसके बाद आज पश्चिम बंगाल अगर भारत का अभिन्न अंग है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही देन है। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, बंगाल के वो महान सपूत थे, देश के लिए बलिदान हो गए और बंगाल में उनके पूरे व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को दबाने की कोशिश की गई थी। इधर बेगूसराय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बरौनी रिफाइनरी और नगर निगम के सहयोग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। कांग्रेसियों का कोई योगदान नहीं, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, बंगाल के लोग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक प्रखर राष्ट्रवादी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुख्य योगदान अखंड भारत का निर्माण, कश्मीर को भारत का पूर्ण अभिन्न अंग बनाना और एक देश एक विधान का संकल्प सुनिश्चित करना था। ऐसे में उनकी जयंती के मौके पर बिहार सरकार की ओर से उनके सम्मान में जो घोषणाएं की गई, वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में जहरीले सांपों का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 72 घंटे में सांप के डसने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों की जान समय पर इलाज मिलने से बचाई गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी है, लेकिन इस तबाही के पीछे सांपों से ज्यादा इंसानी अंधविश्वास जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। सांपों का डंक, अंधविश्वास का खेल।
झाड़ फूंक छोड़ो, अस्पताल की तरफ दौड़ो। 72 घंटे में 6 मौतें भारी, डॉक्टर ही बचाएंगे जान तुम्हारी। बरसात का मौसम, खेतों और गलियों में भरा पानी और उसी के साथ जहरीले सांपों का बढ़ता खतरा। गोपालगंज में हर दिन सांप के डसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते 72 घंटे में 6 लोगों की मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। यह रोते बिलखते परिजन अस्पताल की बेड में लेटे मरीज किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, बल्कि सांप के काटने से प्रभावित हैं। किसी ने अपनी मां, किसी ने अपनी पत्नी, तो किसी ने अपने बच्चे को खोया है। तस्वीरें डराने वाली हैं। 5 जुलाई को जादूपुर के सिहोरवा गांव में खेत में काम करने गई एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। वहीं इसके ठीक एक दिन पहले 4 जुलाई को बैकुंठपुर के महुआ गांव में एक मासूम बच्चे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों की माने तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। सदर अस्पताल में हर रोज 12 से 15 मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते पहुंच रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों की मुस्तैदी की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं? डॉक्टरों और प्रशासन का कहना है कि मौत की असली वजह सांप का जहर नहीं, बल्कि समय पर इलाज न मिलना और अंधविश्वास है। लोग सांप के काटने के बाद अस्पताल भागने की बजाय ओझा गुणी के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक में कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बिना वक्त गंवाए सीधे नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं। प्रभावित अंग को ज्यादा हिलने डुलने न दें, उन्हें बांध कर रखें। सरकारी अस्पतालों में सांप के जहर की दवा मुफ्त मिल रही है। अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने और इलाज कराने के लिए भी जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। अगर बात करें बीमार लोगों की, तो हर रोज 10 से 12 लोग सांप के डसने से पीड़ित होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सभी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है, ताकि मरीजों की इलाज में किसी तरह की कोई कोताही या फिर लापरवाही न हो सके। याद रखिए, सांप के काटने का इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास है, किसी तांत्रिक के पास नहीं। आपकी एक लापरवाही या अंधविश्वास किसी अपनों की जान ले सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ। गोपालगंज में सांप के डसने से लगातार हो रही मौतों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। पिछले 72 घंटे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत के बाद डीएम समीर सौरभ खुद सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सर्पदंश से पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इलाज व्यवस्था और मौतों के कारण की विस्तृत जानकारी ली। हम लोगों ने जब इसको अच्छे से एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि जिस केस में तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं पेशेंट और वहाँ पे उसको एंटीवेनम का जो डोज है वो मिल जाता है, तो उसके बाद उनकी जान बच जाती है। परंतु कुछ केसेस में जहाँ पे मृत्यु हुई, हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो देखा कि वो लोग शुरू के 2 से 3 घंटे जो है झाड़ फूंक के चक्कर में रह गए। इसके कारण अस्पताल विलम्ब से पहुंचे। आज की तिथि में हमारे सभी जितने भी PSC CSC हैं और जिला में सब जगह एंटीवेनम का वायल उपलब्ध है। कुछ लोगों की जान भी इसमें बचाई जा चुकी है उन्हीं दवाओं के माध्यम से। और बहुत तेजी से काम करना है कि तुरंत नज़दीकी जहाँ भी इलाज उपलब्ध है वहाँ पहुँचें, और कहीं अगर नहीं समझ में आए तो सदर अस्पताल गोपालगंज सीधा चले आएँ। यहाँ हमारे पास प्रशिक्षित डॉक्टर भी हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है सांप कटी का सुई जो होता है वो उपलब्ध है, और लगभग अगर समय पे आ जाएंगे तो सारे मरीजों को बचाया जा सकता है। सांप कटे हैं तो आइए, अगर आपका वैक्सीन मान लिया कि वायरस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ भी रखेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन में, फिर भेज देंगे, लेकिन उसको टाइम बर्बाद मत कीजिए झाड़ने में। वैसे आपके माध्यम से मत यही। बिहार में मानसून के दस्तक देते ही नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खगड़िया में जहां नदियां जमीनों को निगल रही है और लोग दहशत में हैं, वहीं भागलपुर में प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। करोड़ों के कटाव विरोधी कार्य यहां पर पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए,
मॉनसून की शुरुआत के साथ ही तबाही का मंजर दिखने लगा है। खगड़िया में कोसी नदी के जल स्तर में बढ़ने मात्र से ही भीषण कटाव शुरू हो चुका है। चौथम प्रखंड की सरसबा पंचायत का शिशवा गांव इस वक्त कोसी के गुस्से का सामना कर रहा है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे गांव की पक्की सड़क धीरे धीरे कटकर नदी में समा रही है। नदी के मुहाने पर बसे करीब 150 परिवारों की रातों की नींद उड़ चुकी है। लोग इस खौफ के साए में दिन रात गुजारने को मजबूर हैं कि न जाने कब उनका आशियाना नदी की धारा में बह जाए। चालीस 40,000 आबादी लोग जैसे नवादा से लेके ठुठी, मोहनपुर, अग्रहायन, SH95 तक सिसवा गांव जो है शहीद 10 लोगों का अभी घर कट गया है। आप जो आए थे 4 दिन के बाद ये रोड विलुप्त होने जा रहा, रोड भी कट रहा। वहीं भागलपुर में भी मॉनसून के आते ही बाढ़ की आहट साफ सुनाई देने लगी है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का सीधा असर अब यहां की नदियों में दिख रहा है। जल स्तर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। हालांकि इस बार खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग तैयारियों में जुटा है। जल स्तर बढ़ने पर कटाव को रोकने के लिए गंगा नदी में बालू की बोरियां डाली जा रही हैं। साथ ही नवगछिया के गोपालपुर इस्माइलपुर तटबंध को भी तेजी से दुरुस्त किया जा रहा है। पिछले बार तो एकदम पूरा तहस नहस था, पूरा गांव हम लोग का एकदम छत तक पानी था, पूरा अस्त व्यस्त था, जानवर माल सबको खूब दिक्कत हुआ था। एक तरफ खगड़िया और कटिहार में कोसी और गांव के कटाव से हाहाकार मचा है, लोग बेबस हैं, तो दूसरी तरफ भागलपुर में प्रशासन कोसी और गंगा की लहरों को बांधने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की ये तैयारियां आने वाले दिनों में जनता को बाढ़ की विभीषिका से कितना बचा पाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय, भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।